जून 2021। 30 मई को मोदी के शासनकाल के 7 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए जरा फटाफट इन 7 सालों में हम इस चाय बेचने वाले मगरमच्छ के साथ खेलने वाले और टीआरपी गिरते ही टसुए बहाने वाले और जिसे मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था, इसके कारनामे देखते हैं। शुरू करते हैं देश की जेब से। तो पहले नंबर पर आती है गरीबी। इन 7 सालों में जब से नरेंद्र मोदी ने भारत की सरकार का कब्जा खरीदा है, तब से आज तक भारत एक्स्ट्रा 23 करोड़ लोग भारत के एक्स्ट्रा 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा चुके हैं। ये लोग इसके पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे। फकीर ने झोला दिखाकर इन्हें लूट लिया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की मई 2021 में आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में गरीबी रेखा का पैमाना 375 रुपए प्रतिदिन की आय है। इसका मतलब कि ये 2005 से 2015 के बीच की उस उपलब्धि को अब उलट दिया गया जिसमें 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे। जी हाँ, साल 2005 से लेकर 2015 के बीच भारत ने तरक्की की थी और अपने 27 करोड़ लोगों को गुर्बत की जलालत से बाहर निकाल लिया था। मगर मोदी जी के आने के बाद गुर्बत की ये कालिक फिर से आपके, हमारे और सबके मुंह पर पुत चुकी है। भारत गरीबों की संख्या और अनुपात के मामले में करीब करीब उसी गड्ढे में फिर गिर चुका है जहां अपना देश साल 2005 से पहले लुढ़का पड़ा था। इसके साथ ही भारत के 90% परिवारों की आय में गिरावट आई है। अब तो बता रहे हैं कि भारत में तकरीबन 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। यानी जेब तो हर किसी की कटी है, चाहे वो मोदी समर्थक हैं या फिर मोदी विरोधी। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि मोदी जी ने पिछले 7 साल में देश को कितना चूना लगाया। पहले ही बता दें कि ये नुकसान हमारे कहे, हमारे अनुमान से, हमारे बताए से कहीं ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसओ 2019 के मुताबिक आर्थिक विकास दर 2019-20 में सिर्फ 4% थी। महामारी काल में 2020 में ये -21 में चली गई और फिर टोटल 8% गिर गई। 2021-22 के वास्तविक अर्थों में इसके शून्य पर रहने की आशंका है अगर महामारी और विकराल रूप न ले। अगर जीडीपी की गिरावट का ये मूल्य राष्ट्रीय आर्थिक नुकसान के रूप में आंकें तो 2019-20 में 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये महामारी का वक्त नहीं था। फिर 2020-21 में जब महामारी आ गई तब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2021-22 में अगर मान लें कि विकास दर 5% भी रहे तब भी इकॉनमी को 6.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। अगर सिर्फ पिछले 3 सालों में हुए नुकसान को ही जोड़ दें तो कुल राष्ट्रीय आर्थिक नुकसान 20 लाख करोड़ रुपए से पार होता है। ये धनराशि भारत के कुल बजट जो कि 2020-21 में आया था उसका करीब 2/3 है। 30 मई के द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत का 2020-21 का कुल बजट 34,50,305 करोड़ रुपए का था। 3 वर्षों में हुए इस 20 लाख करोड़ रुपए के नुकसान वाली धनराशि से भारत की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के टॉप के देशों का लेवल का बनाया जा सकता था। तीसरा, जो सबसे बड़ा कोढ़ मोदी ने भारत को दिया है वो है बेरोजगारी। पहले हमारे बच्चे बेरोजगार थे, अब तो मोदी जी ने बच्चों के बापों को भी सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया और लोग पतलून के नीचे फटी चड्डी पहनने को मजबूर हैं। आपको याद होगा वो सर्वे जिसमें कहा गया था कि भारत के लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने लिए नई अंडरवियर खरीद लें। महामारी से पहले ही भारत की बेरोजगारी ने 45 वर्षों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। CMIE कि 26 मई 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 11.7% है तो कहीं पर 14 कुछ प्रतिशत है। शहरों में 13.52% और गांवों में 10.12% बेरोजगारी की दर ये तब है जब 40% से अधिक रोजगार की उम्र वाले लोग रोजगार की तलाश ही छोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि इस आंकड़े में उन्हें गिना ही नहीं गया है। जो करीब 60% लोग रोजगार खोज रहे हैं, सिर्फ उनकी बेरोजगारी की बात की जा रही है। 2020-21 में नियमित तनख्वाह पाने वाले करीब 1 करोड़ लोगों ने मोदी जी के नीतिगत कुकर्मों के चलते अपनी नौकरी खो दी। रोजगार खोने का मतलब है आय, मजदूरी सब खो देना। इसका मतलब है कि खरीदने और सेवा प्राप्त करने की क्षमता से वंचित हो जाना और इसमें जीने के लिए अन्न, खाद्यान्न भी शामिल है। मई 2021 यानी पिछले महीने आए आरबीआई के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जिंदा के लिए बहुत जरूरी चीजों के अलावा बाकी चीजें खरीदने या सेवा प्राप्त करने से लोग बच रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत महामारी के अलावा भयानक आर्थिक कंगाली और तबाही की ओर ले जा रही है। ये
80 करोड़ से अधिक परिवारों पर कहर की तरह टूट रही है और टूटने वाली है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था देखें तो ये किस हद तक चरमरा गई है, इसे पूरा देश कोरोना काल में देख चुका है, अभी भी देख रहा है। इस कोड़ में खाज का काम सोशल मीडिया पर कई भाजपा नेता और उनके समर्थकों का ये फर्जी दावा कर रहा है कि मोदी जी ने जितने एम्स बनाए दुनिया में किसी और ने बनाए ही नहीं। इसके साथ एक इन्फोग्राफिक भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि मोदी के 7 सालों में 15 एम्स बने हैं, जबकि मनमोहन सिंह के टाइम में बस एक ही एम्स बना था। पेशेवर एक्टर कंगना रानौत ने भी एक ऐसा ही इन्फोग्राफिक शेयर करते हुए लिखा था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और करने वाला अपना काम करते रहते हैं। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट अल्ट न्यूज के मुताबिक भारत में पहला एम्स अस्पताल साल 1956 में देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर के नेतृत्व में बना था। उसके बाद से 6 और एम्स बने हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने PMSSY के तहत पिछड़े राज्यों में अगले 3 सालों के अंदर दिल्ली के एम्स जैसे 6 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वाजपेयी सरकार उसके अगले 9 महीनों में ही सत्ता से हट गई थी। फिर मनमोहन सिंह आए और उन्हीं के कार्यकाल में ये सारे 6 एम्स बनाए गए थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार चुनावी वादों वाले मोड में ही रही और अक्टूबर 2003 से मार्च 2004 के बीच बिना जमीन की पुख्ता कागजी कार्रवाई के महज आधारशिला रखने का काम करती रही। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यूपीए के सत्ता में आते ही केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2006 में इन्हें मंजूरी दी थी। इसके 6 साल बाद सरकार को क्लियरेंस और डीपीआरएस मिलने के बाद 2009 में इनका काम शुरू हुआ था। जून 2010 में कॉन्ट्रैक्टर चुनकर उन्हें काम सौंपा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पिछले साल कहा था कि PMSSY के तहत 22 एम्स बनेंगे। इसमें से 6 एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में चालू हो चुके हैं। बाकी के 16 एम्स का काम अभी चल रहा है। मगर ये एम्स तो इनकी सरकार बनने से पहले से ही चालू थे, बस एक की यूपीडी इनके कार्यकाल में शुरू हुई और जो एम्स चालू हैं भी उनमें से भी कई प्रशासनिक कुकर्मों में अपना मुंह कई बार काला कर चुके हैं, जिसका खुलासा हम पहले भी करते रहे हैं। अभी तक 7 एम्स पूरी तरह से चालू हैं, जिसमें दिल्ली का भी एक एम्स शामिल है। भाजपा के शासन में 15 एम्स की घोषणा हुई है, लेकिन ये या तो अभी बन रहे हैं या फिर इनमें से कुछ ही अभी तक शुरू हुए हैं। अब चलते हैं साहब और फकीर के उन अचीवमेंट्स की ओर जिनमें इन्होंने राजनीति और संस्थागत सिस्टम को बिगाड़ा है। आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि चुनावी राजनीतिक लोकतंत्र को बचाए रखना ही रही है। किसी भी राजनीतिक लोकतंत्र का आधार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसके द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना होता है। भारत में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी, जिसका मतलब मोदी जी होता है, उसके हाथ का सिर्फ एक टूल बनकर रह गया है और ये हम सभी ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों से लेकर बंगाल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार सहित लगभग हर चुनाव में देखा है। और तो और पहले ईवीएम का दावा था कि ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो दावा इसमें वीवीपैट मशीन के लिए होने वाले लैपटॉप के प्रयोग ने खारिज कर दिया है। और वहीं बात केंद्रीय एजेंसियों की करें तो सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी, आईबी आदि अपनी स्वायत्ता खोकर केंद्र सरकार की गुलाम बन गई हैं। गुलामी न करने पर हमने इसी सरकार में देखा कि कैसे मोदी जी ने अपने चाहने वाले सीबीआई वाले अस्थाना को बचाने के लिए तब के सीबीआई आलोक सक्सेना की जासूसी करा रहे थे, उनके घर जासूस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर चलें तो पाते हैं कि संविधान और कानून के राज के संरक्षक के तौर पर भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को छोड़कर भारत की कार्यपालिका यानी मोदी जी का ही एक अंग और हिस्सा बन गया है। पिछले 7 साल इसके जिंदा प्रमाण हैं। बात मानवाधिकार आयोग की करें तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे विवादित और एक तरह से संघी माने जाने वाले रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को इन्होंने मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। ये अरुण मिश्रा वही हैं जिन्होंने रेलवे लाइन के आसपास बसी झुग्गियों को उजाड़ने का आदेश दिया था और इनके फैसले ऐसे ऐसे महान महान फैसले थे कि इनके जाने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के इनके फैसलों की फाइल खोलनी पड़ी थी। बाकी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का लोया केस में खेल, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का राम मंदिर में खेल, अनुच्छेद 370 से लेकर जीएसटी और सीएए एनआरसी पर किया गया खेल और चीफ जस्टिस एस ए बोबडे का कोरोना मुसीबत के साथ खेल हम सभी ने देख ही रखा है और सभी जानते हैं कि ये कैसे हुआ। बात मीडिया की करें या फिर मीडिया की बात की ही ना जाए, क्योंकि वो तो अब पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस का ही एक संगठन बन चुका है।
अर्णब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, शेखर गुप्ता, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया और एएनआई वगैरह का नाम ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए नाम ही काफ़ी है और इसके लिए कोई तथ्य देने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एनडीटीवी भी ढके छुपे संघीय एजेंडा ही चलाता है। बात मोदी सरकार की कैबिनेट की करें तो माना जाता है कि कैबिनेट कार्यपालिका की सबसे निर्णायक इकाई है। कैबिनेट में सामूहिक नेतृत्व और कार्यों का पर्सनल लेवल पर बंटवारा जो कि मंत्रियों के बीच में होता है, यही कार्यपालिका का प्राण होता है। नरेंद्र मोदी ने भारत की कैबिनेट व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। सारी शक्तियां सचिवों के माध्यम से पीएमओ में केंद्रित हो गई हैं। भारत में कैबिनेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हो गया है। बाकी मंत्री मंत्री बने रहने के लिए मोदी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बाध्य हैं और हालत चाटुकारिता तक पहुंच गई है। वहीं अगर बात भारत की संघीय प्रणाली की करें जो कि भारतीय लोकतंत्र का अनिवार्य स्तंभ रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर संघीय व्यवस्था को करीब करीब ध्वस्त कर दिया गया है। जीएसटी के बाद तो राज्य आर्थिक मामलों में केंद्र पर मोहताज हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों में हम वैक्सीन और ऑक्सीजन की बंदरबांट देख ही रहे हैं और अब तो बंगाल में मुख्य सचिव विवाद में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे मोदी और शाह पॉलिटिकल बदले के लिए संघीय व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। मगर संघीय व्यवस्था को सबसे ज्यादा तबाह मोदी शाह के चहेते डोभाल ने किया है, जिनका पद कायदे से कुछ नहीं है, अगर वो नाली से लेकर कूड़ा खड़ंजा सब जगह पाए जाते हैं। अब चलते हैं देखने कि मोदी ने भारत के समाज को क्या दिया है। सबसे पहले आती है अपर कास्ट की आक्रामकता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत व्यवहारिक स्तर पर हिंदू राज्य में तब्दील हो गया है। आजादी के बाद वर्ण या जाति व्यवस्था की सबसे मुखर पैरोकार अपर कास्ट की जातियां धीरे धीरे ये मान रही थी कि उन्हें पिछड़ों दलितों की बराबरी की आकांक्षा को स्वीकार करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे ही सही सामाजिक संबंधों को निभाने में वर्चस्व की हालत को छोड़कर धीरे धीरे पीछे हटना होगा। मगर मोदी के आते ही दलितों पिछड़ों पर ऊंची जातियों के अत्याचार शुरू हुए। द हिंदू की खबर है कि अकेले 2016 में SC/ST एक्ट से जुड़े 40,000 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हुए। पहले ये संख्या 10 से 15,000 के बीच में थी। 2018 में SC/ST एक्ट के तहत कुल 45,935 मामले दर्ज हुए। दलितों पिछड़ों के खिलाफ सबसे ज्यादा अजय सिंह बिष्ट के उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हुए, जहां 2019 में कुल 11,829 मुकदमे दर्ज हुए, जो कि आजादी के बाद अब तक के इतिहास में यूपी में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही 2019 में राजस्थान में 6,794 और बिहार में 6,544 मुकदमे दर्ज हुए। इन नंबर्स को जरा 365 से डिवाइड करके देखिएगा तो और भी चिंताजनक हालत सामने आएगी। बात महिला सुरक्षा की करें, जिसका कि ये सरकार दम भरती थी, तो वो तो और भी फिसड्डी हो चुकी है। इसी सरकार में हमने कठुआ से लेकर हाथरस देखा, उन्नाव देखा, लड़की को कमरे में बुलाकर जाने कहां कहां उससे तेल लगवाते योगी आदित्यनाथ के गुरु चिन्मयानंद को देखा। महिलाएं इस सरकार में कहां हैं, इसका पता इसी से चलता है कि अयोध्या में जब मोदी राम जन्मभूमि की पूजा कर रहे थे तो वहां सीता कहीं नहीं थी। मोदी सरकार में रेप के मामले में 33% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 90 रेप हुए हैं। एनसीआरबी के मुताबिक अकेले दिल्ली में रेप के मामलों में 176% का इजाफा हुआ है, जहां की पुलिस सीधे सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है, उन्हीं के अंडर में आती है। नए आंकड़ों के मुताबिक 2018 में देश में हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग थी, जबकि 50% से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 साल के बीच में थी। अगर इन 7 सालों का औसत निकाला जाए तो हर दिन 5 नाबालिगों पर रेप के केस दर्ज हुए हैं। पिछले 7 सालों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने धार्मिक सौहार्द और सहिष्णुता के सारे ताने बाने को तोड़ दिया है। मुसलमानों को आतंकी और राष्ट्रद्रोही और ईसाइयों को धर्मांतरण करता घोषित किया तो सिखों को खालिस्तानी। हिंदुओं के बीच मुसलमानों के प्रति इस कदर नफरत भर दी गई है कि फिलिस्तीन में एक बच्चा, बूढ़ा या जवान जो कि मुसलमान है मारा जाता है तो भारत के हिंदुओं का एक हिस्सा खुशी से झूम उठता है और आराम से सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को जाहिर करता है। धर्म के आधार पर लिंचिंग, दंगे और नरसंहारों की चर्चा तो बहुत पहले ही बहुत हो चुकी है, बल्कि मॉब लिंचिंग नाम का शब्द मोदी राज में ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, बल्कि कह सकते हैं कि यह शब्द मोदी राज में ही सामने आया। बात विदेशी मामलों की करें तो वहां भी भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो चुका है। ले देकर उसके पास चीन विरोध के नाम पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का पिट्ठू बनने का विकल्प बचा है। पड़ोसी देशों में कोई पक्का साथी नहीं रह गया है। हर जगह चीन की हालत मजबूत हो गई है और करीब सभी पड़ोसी देश अलग अलग वजहों से भारत से खफा है। चीनी सीमा पर क्या हुआ और हो रहा है ये जग जाहिर है।
हमारे दर्जनों जवानों को चीन ने मार दिया और मोदी कहता रहा कि न कोई आया है न कोई आएगा, न कोई मरा है न कोई मरेगा। और तो और 2019 चुनाव से पहले जो पुलवामा कांड हुआ, जिसके तार भी बीजेपी से जुड़े माने जाते रहे हैं, जिसकी वजह और उसी की वजह से उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सही से नहीं आई। पिछले दिनों हमने बताया था कि जिस अमेरिका का पिछवाड़ा मोदी चाट रहे हैं, वही पूरी सेना लेकर हम पर कैसे चढ़ाया था। रही सही कसर भारतीय कोरोना के मोदी वेरिएंट ने पूरी कर दी है, जो कि अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है।